बताओ। अ, सब बुक ओपन कर ली? जिसके पास नहीं है उसको छोड़ो। बाकी सबने बुक ओपन कर ली? बिजनेस में कौन से टॉपिक पे हैं हम? ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सभी को? अच्छा, एक सेकंड मैं स्क्रीन ऑन कर लेता हूँ। चलो, अभी आ गई? ठीक है। तो ये लेक्चर नंबर 3 के नाम से या पार्ट नंबर 3 के नाम से मैंने डाल रखा है। देखना, बैंकिंग सर्विस में दो सर्विसेज या दो कैटेगरी में हम सर्विस को बांट सकते हैं। ये चैप्टर का बेस पता है ना? ये चैप्टर क्यों है? बिजनेस कौन कौन सी सर्विसेज लेता है उस पे ये चैप्टर था। उसमें से कई सारी सर्विसेज जो बैंक को जरूरत पड़ती है, उसमें से बैंकिंग भी है, वेयर हाउसिंग भी है, ट्रांसपोर्टेशन भी है, इंश्योरेंस भी है। हमारा फोकस फिलहाल बैंक पे है, राइट? हमारा फोकस फिलहाल बैंक पे है। अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज ले रहा हूं तो हाँ, अगर मैं बैंकिंग सर्विसेज ले रहा हूं तो दो कैटेगरी में मैं उन सर्विसेज को क्लासिफाई कर सकता हूँ। एक है बोरोइंग लेंडिंग, मतलब वो जो बैंक का बेसिक काम होता है कि हम बैंक में पैसे जमाते हैं, लगाते हैं, मतलब सेव करते हैं और बैंक से पैसा बोरो करते हैं। तो सेविंग और बोरोइंग वाले सारे फंक्शंस हम पढ़ चुके हैं। वो प्राइमरी सर्विस है बैंक की, जिसमें हमने वो पढ़े थे कि कौन कौन से अकाउंट ओपन कर सकते हैं हम बैंक के अंदर। जैसे सेविंग अकाउंट थे, कौन कौन से थे याद है ना? सेविंग, करंट और हाँ, हाँ वो भाई भाई जैसे याद रखा करो उनको। जैसे सेविंग करंट काफी कम कंपैरिजन हो जाता है उसमें। एफ डी आर डी और एमओडी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। आगे चलते हैं, अदर सर्विसेज। अब हम जो पढ़ने वाले हैं, बैंक और कौन सी सर्विस देते हैं। ये अकाउंट तो ओपन करवा ही देते हैं, इसके थ्रू अपन लैंडिंग बोरोइंग तो कर ही लेते हैं। तो जो अदर सर्विसेज है उसमें भी दो कैटेगरी है। एक तो फंड ट्रांसफर सर्विस है। फंड ट्रांसफर का मतलब होता है कि बैंक हमें हेल्प करते हैं हमारे पैसे को हमारे अकाउंट से किसी और के अकाउंट में ले जाने में, और किसी और के अकाउंट से हमारे अकाउंट में लाने में। और बिजनेस में तो हमें कई बार ऐसा करना पड़ता है। एग्जाम्पल के लिए सप्लायर को पेमेंट करना पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए कस्टमर से पेमेंट लेना पड़ता है, एग्जाम्पल के लिए अपने एम्प्लॉयज को पेमेंट करना पड़ता है। कभी कोई असेट वगैरह खरीदते हैं तो उस वेंडर को पेमेंट करना पड़ता है। तो हमें पैसे लेने भी पड़ते हैं अकाउंट से, अकाउंट में, और हमारे अकाउंट से पैसे हमें भेजने भी पड़ते हैं। तो वो जो हमारे अकाउंट में पैसा आ रहा है और हम जो अकाउंट पैसा भेज रहे हैं उसको हम बोलेंगे फंड ट्रांसफर। और उसके कई सारे मेथड्स हैं। एक मेथड नहीं है पैसा भेजने का। एक मेथड जो तुम जानते हो वो है चेक। हाँ या ना? चेक एक तरीका है जिसमें हम हमारे खाते से किसी को पैसे भेजते हैं, हमारे अकाउंट से किसी को पैसे ट्रांसफर करते हैं। यस और नो? है ना? वो चेक वाला तरीका इसमें दिया ही नहीं है कि वो भी एक तरीका है, क्योंकि वो तुम्हारा अकाउंट यूज होता है उसमें। वो क्यों नहीं दिया है उसका रीजन समझो। वो उसमें तुम्हारा अकाउंट यूज होता है, जैसे करंट अकाउंट है तुम्हारा या सेविंग अकाउंट है, उस अकाउंट का चेक होता है। तो अकाउंट के बारे में वो ऑलरेडी समझा चुके हैं, और उस अकाउंट से आप फंड ट्रांसफर कर सकते हो, इसलिए उसको यहाँ पे डिस्कस नहीं कर रहे। यहाँ पे कौन से तरीके डिस्कस हो रहे हैं? जैसे बैंक ड्राफ्ट एक तरीका है, बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक, इसको मैं डिस्कस कर चुका हूं। पर बेसिक बेसिक अगर हम बात करें तो बैंक ड्राफ्ट और बैंकर चेक्स दोनों के दोनों ऑर्डर है। कौन किसको दे रहा है ऑर्डर? ऑर्डर मतलब डायरेक्शन। कौन किसको दे रहा है? बैंक ही, बैंक की एक ब्रांच बैंक की ही दूसरी ब्रांच को ऑर्डर दे रही है। बैंक की ही एक ब्रांच बैंक की दूसरी ब्रांच को, जैसे एसबीआई बैंक की ही एक ब्रांच एसबीआई बैंक की ही दूसरी ब्रांच को ऑर्डर दे रही है। एच डी एफ सी आईसीआईसीआई को ऑर्डर नहीं दे रही है, अपने ही बैंक की ब्रांच को ऑर्डर दे सकते हो तुम, किसी और को कैसे ऑर्डर दोगे? राइट? तो एक ही ब्रांच, एक ही बैंक की एक ब्रांच अपनी दूसरी ब्रांच को ऑर्डर दे रही है। और वो ब्रांच कहाँ लोकेटेड है, इस ग्राउंड पे हम ये तय करते हैं कि हम बैंक ड्राफ्ट बना के
ऑर्डर देंगे या हम बैंकर्स चेक बना के ऑर्डर देंगे, जिसको पे ऑर्डर बोलते हैं। अगर जिस भी व्यक्ति को पैसे भेजना है वो व्यक्ति दूसरी सिटी में सिचुएटेड है, दूसरे टाउन में, तो हम बैंक ड्राफ्ट बनाएंगे, जिसको डिमांड ड्राफ्ट भी बोलते हैं और शॉर्ट में डीडी भी बोलते हैं। और अगर जो जिसे हम पैसे ट्रांसफर कर रहे हैं वो व्यक्ति हमारे ही टाउन में रहता है, सेम टाउन में, तो हम उसे पैसा ट्रांसफर करने के लिए पे ऑर्डर का इस्तेमाल करेंगे। सर क्या फर्क पड़ता है, डीडी ही बना दो ना, उसके लिए भी डीडी बनाने का जो खर्चा है और पे ऑर्डर बनाने का जो खर्चा है, दोनों में अंतर है। पे ऑर्डर सस्ता बन जाता है, मतलब इसको क्रिएट करने के लिए जो फीस या चार्जेस लगते हैं वो कम है, और डीडी को बनाने के लिए जो फीस या चार्जेस लगते हैं वो ज्यादा है। इस वजह से समझदारी ये कहती, बनाने को बना लो डीडी, कोई फर्क नहीं पड़ता, पर समझदारी यही कहती है कि विद इन टाउन के लिए आप कम कॉस्ट पे अपना डॉक्यूमेंट बना लो। सर चेक के अलावा कोई व्यक्ति ये वाला तरीका क्यों चाहेगा कि हम बैंक ड्राफ्ट या डीडी के थ्रू पैसा भेजें, चेक से पेमेंट कर सकते हैं? तो चेक में डिसऑनर होने का खतरा होता है और उसकी अकाउंटिंग हम करते भी हैं। डिसऑनर होने का मतलब, तुमने तो अपने घर से वो चेकबुक तुम्हारे पास पड़ी होती है, राइट? वो चेकबुक तुम्हारे पास है, उस चेक पे तुमने मेरा नाम लिखा, फीस लिखी और मुझे दे दी, मैंने हाथ में ले ली, ठीक है, तुमने कहा हो गया ना सर पेमेंट, मैंने कहा ठीक है भाई पेमेंट हो गया। अब उस पेमेंट को लेके मैं अपने बैंक में जाता हूं और कल को वो चेक जब तुम्हारे बैंक को प्रेजेंट होता है और तुम्हारा बैंक कह देता है कि इस व्यक्ति के खाते में पैसे नहीं है, या इसके साइन नहीं है, या ये चेक जो है इसमें कुछ गड़बड़ है, तो मुझे तो पैसे नहीं मिलेंगे। ये खतरा है ना दो लोगों के बिजनेस करने में। ऐसे ही बिजनेस और उसके कस्टमर या बिजनेस और उसके सप्लायर के बीच में भी डेंजर होता है, रिस्क होती है। और इस रिस्क को अवॉइड करने के लिए, सर्टेनिटी लाने के लिए, अश्योरेंस लाने के लिए कि अगर कोई पेपर किसी ने किसी को दिया है तो वो उस पर पेमेंट होगा ही होगा, उसमें डिसऑनर नहीं हो सकता, इस चीज को इंश्योर करते हैं बैंक ड्राफ्ट और बैंकर्स चेक। क्योंकि ये चेक और या ये पेपर कोई व्यक्ति अपने घर पे नहीं बनाता, ये पेपर्स बैंक ही बनाता है। तो बैंक ड्राफ्ट भी कौन क्रिएट करता है? एक ऑर्डर है जो बैंक की एक ब्रांच क्रिएट करती है दूसरी ब्रांच के लिए, और बैंकर्स चेक भी एक ब्रांच क्रिएट करती है दूसरी ब्रांच के लिए। अंतर बस इतना है कि कौन सी लोकेशन पे सिचुएटेड है। अगर वो आउटर लोकेशन पे सिचुएटेड है तो बैंक ड्राफ्ट काम आएगा, और विद इन टाउन में बैंकर्स चेक काम आएगा। चलो जल्दी से बताओ, क्या मैं ये सब बातें क्लियर कर पाया हूँ और मैं ग्राउंड बना पाया हूँ वापस से कि पैसे ट्रांसफर हो रहे हैं और क्यों हम डीडी का इस्तेमाल कर रहे हैं या बैंकर्स चेक का, और क्यों हम चेक की बातें नहीं कर रहे हैं? यस, चलो बताओ जल्दी से। किसी को कोई दिक्कत है क्या? तो पूछ सकते हो। ये दोनों जो तरीके हैं ये काफी पुराने तरीके हैं, ट्रेडिशनल तरीके जिनको हम कह सकते हैं। आज की दुनिया ऑनलाइन ट्रांसफर करती है पैसे, है ना? ये पेपर बनाना और पेपर भेजना, ये सब ना बैंक को पसंद है और ना ही लोगों को। बैंक को भी पसंद नहीं, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारा पेपर वर्क होता है और रिस्क होती है बैंक की। रिस्क इससे रिलेटेड कि कोई छोटी मोटी गलती हो गई तो जबरदस्ती क्लाइंट भी बैंक के बैंक के माथे आएगा कि भाई तुम जानो, तुम्हारे काम जानो। सो बैंक भी प्रमोट करती है कि आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करो ना, अपने पैसे ऑनलाइन ही भेज दो एक जगह से दूसरी जगह। एक तो स्पीड में पैसे चले जाएंगे और दूसरा ट्रेस भी रहेगा, आपने आपके खाते से पैसे कटे, किसके खाते में क्रेडिट हुआ है। सो एक अच्छा तरीका है। और इस तरीके के नाम पे हमें दो मैकेनिज्म मिलते हैं जो तुम्हारी बुक में दिए हैं। मैकेनिज्म तो और भी होते हैं, ऐसा नहीं है। ऑनलाइन में जो मैकेनिज्म ये नहीं समझा रहे वो मैं बता दूं तुम्हें, जो बिजनेस आप यूज करते हैं उसमें से पहला नाम है, स्क्रीन दिख रही है मैंने लिखा, कौन सा? यूपीआई। यूपीआई वर्ड पता है ना? ये जो गूगल पे, फोन पे, ये तुम्हारा यूपीआई यूज कर, ये एप्लीकेशंस हैं केवल। ये जो यूज कर रहे हैं ना बैंकिंग मैकेनिज्म, उस बैंकिंग मैकेनिज्म का नाम है यूपीआई।
अरे समझे कि नहीं समझे? नहीं समझे। आईएमपीएस भी एक तरीका होता है, इमीडिएट फंड ट्रांसफर होता है आईएमपीएस में। तुम्हारे सिलेबस में यहाँ पे लिखा नहीं है, पर वो उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने इंपॉर्टेंट हम दो पढ़ने वाले हैं। तो ये दो तरीके और होते हैं, ये मैंने तुम्हें बता दिया है, बट जो सिलेबस में है अब हम वो पढ़ते हैं। पहला लिखा है आरटीजीएस। आरटीजीएस का फुल फॉर्म लिखा है रियल टाइम। रियल टाइम वर्ड कंप्यूटर्स की लैंग्वेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। किस किसी ने आईपी ले रख, अच्छा तुम लोग तो मैथ्स वाले हो दोनों, हाँ ठीक है। आईपी वाले होते ना तो ये वर्ड बहुत अच्छे वैसे तो तुमने भी बचपन में कंप्यूटर्स पढ़े हैं ना, सब्जेक्ट था ना कंप्यूटर को लेके तुम्हारे लिए 10th तक। हाँ तो रियल टाइम का मतलब बताओ। क्या बात करो, रियल टाइम का मतलब नहीं पढ़ा? अच्छा, ये जो अपन बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और तुम्हें सुनाई दे रही है, नेटवर्किंग की वजह से ये कम्युनिकेशन रियल टाइम पे हो रहा है। रियल टाइम पे मतलब देयर इज नो टाइम गैप बिटवीन मेरे मुझसे इंफॉर्मेशन जाने में और तुम्हें इंफॉर्मेशन रिसीव करने में। इंटरनेट हमें रियल टाइम फैसिलिटी दे रहा है। नेटवर्क हमें रियल, इंटरनेट भी नेटवर्क है ना, तो नेटवर्क हमें रियल टाइम फैसिलिटी देता है। इसीलिए तो लोग नेटवर्क बनाते हैं। हमने एक नेटवर्क क्रिएट किया ये, और हम अभी कनेक्ट हो गए गूगल मीट पे, और इस नेटवर्क पे जो भी इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसका कैरेक्टर है रियल टाइम। ऑनलाइन तो है ही, हम ऑनलाइन इसलिए हैं क्योंकि हम नेटवर्क पे हैं, और जो इंफॉर्मेशन शेयर हो रही है उसको हम बोल रहे हैं कि हम ये इंफॉर्मेशन रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आई? रियल टाइम किसको बोलते हैं? और अगर मैं अभी नेटवर्क में तुमको कनेक्ट नहीं करता हूं, और जब मैं एक वीडियो लेक्चर रिकॉर्ड करके तुम्हें यूट्यूब पे अपलोड करके देता हूं और फिर तुम यूट्यूब से उसको देखते हो, तो वो इंफॉर्मेशन क्या रियल टाइम पे ट्रांसफर हुई वहां पे? क्योंकि हम नेटवर्क में कनेक्ट नहीं थे। तो नेटवर्क में वो एबिलिटी है कि वो इंफॉर्मेशन को रियल टाइम पे ट्रांसफर करता है। टेलीफोन नेटवर्क भी यही करता था, मोबाइल नेटवर्क भी यही करता है, इंटरनेट पे भी हम यही कर रहे हैं। ये सब नेटवर्क के एग्जाम्पल। जब लाइव मैच की ब्रॉडकास्टिंग होती है वो भी रियल टाइम होती है। किस किस को मेरी बात समझ में नहीं आई बता दो। अब तो सीख गए रियल टाइम क्या होता है। कोई बोलेगा रियल टाइम तो तुम उसे समझा सकते हो। रियल टाइम मतलब नेटवर्क कनेक्शन के थ्रू जब हम इंफॉर्मेशन को सेम टाइम पे ट्रांसफर कर सकते हैं तो हम उसे कहते हैं कि ये रियल टाइम है। तो रियल टाइम पे ही पैसा ट्रांसफर करने की बात हो रही है, क्योंकि बैंक भी नेटवर्क यूज करता है और रियल टाइम पे सेटलमेंट कर देता है। सेटलमेंट का मतलब यहाँ पे इंफॉर्मेशन भेजने की बजाय हम फंड ट्रांसफर की बात कर रहे हैं। बोलो जी बोलो, कुछ समझा पाया क्या मैं? तो बैंक की सभी ब्रांचेस जो है वो ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी होती हैं। बैंक की सभी ब्रांचेस ऑनलाइन सिस्टम से जुड़ी होती है, यही लाइन में लिखा है। देखो सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है, आरटीजीएस सिस्टम इज अ ऑनलाइन सिस्टम। आरटीजीएस इज अ सिस्टम। सिस्टम समझते हो? अब ये भी, सिस्टम का मतलब समझते हो? जनरल नॉलेज बहुत जरूरी। कितनी सारी चीजों को अपन सिस्टम बोल देते हैं। सिस्टम किसको बोलते हैं? ठीक है, चलो मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, जरा सोच के बताना ये जितनी चीजें हैं इनमें तुम्हें क्या चीज दिख रही है, ठीक है? कंप्यूटर सिस्टम, सोलर सिस्टम, और कौन से सिस्टम पढ़े हैं तुमने? एजुकेशन सिस्टम। ये सब क्या कर रहे हैं? सबको सिस्टम सिस्टम बोल रहे हैं। सिस्टम का मतलब होता है बहुत सारे कंपोनेंट अलग अलग हैं, अलग अलग फंक्शन करते हैं, लेकिन हम उनको एक साथ जोड़ देते हैं। कंप्यूटर में जैसे मॉनिटर जोड़ दिया, सीपीयू जोड़ दिया, सोलर सिस्टम में भी बहुत सारी चीजें हैं जो आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं, इंटर रिलेटेड हैं, और मिलजुल के काम करके कोई एक इंपॉर्टेंट आउटपुट जनरेट करती है। तो हम उन्हें सिस्टम बोलते हैं। अलग अलग यूनिट्स आपस में जुड़ के कैसे जुड़ी हुई हैं? इंटरडिपेंडेंट, कोऑर्डिनेटेड मैनर में कुछ फंक्शन परफॉर्म करें और कुछ आउटपुट जनरेट करके दें, तो हम उन्हें सिस्टम बोलते हैं। जब भी सिस्टम किसी चीज को बोलते हो तुम देखना
बहुत सारी चीजें होंगी जो आपस में इंटरलिंक होंगी, और इंटरलिंक होने के कारण वो कुछ आउटपुट जनरेट कर रही होंगी, तभी हम उसे सिस्टम बोलेंगे। सो आरटीजीएस एक सिस्टम है। इसमें कौन कनेक्शन में रहता है? बैंक की ब्रांचेस थ्रू इंटरनेट कनेक्शन में रहती हैं। तो ये एक कैसा सिस्टम है? ऑनलाइन सिस्टम है। तो मैं और बढ़िया बोलता हूँ, आरटीजीएस एक ऑनलाइन सिस्टम है। ऑनलाइन का मतलब हो गया नेटवर्क सिस्टम है। ऑनलाइन का मतलब ही होता है नेटवर्क, और बैंक इस नेटवर्क में होती है। किस मैंने कहा हर सिस्टम का कोई पर्पस है। एजुकेशन सिस्टम का पर्पस है एजुकेशन प्रोवाइड करना, कंप्यूटर सिस्टम का पर्पस है कंप्यूटिंग करके देना, ठीक है। सो आरटीजीएस का पर्पस है फंड ट्रांसफर करके देना। पर्पस इज टू, यहां से नहीं, मैं यहां से लाइन खींचता हूं। ये सिस्टम है तो इसका पर्पस है टू ट्रांसफर फंड्स। बोलो जी बोलो, किसको मेरी बात समझ में नहीं आई? हाँ हो रहा है, फिर वो इंटरप्शंस आ रहे हैं। हाँ हाँ कोई बात नहीं। तो हो रहा है, रिकॉर्ड कर रहा हूँ मैं। अच्छा हुआ तूने बीच में पूछ लिया, मैंने तो तभी बोला था कि जब स्टार्ट हो तभी पूछ लेना मुझसे एक बार। हम्म। कनेक्ट रहे, जितना सुनाई देता है ठीक है, अदरवाइज बाद में तो देख लेना। हाँ जी, बाकी दोनों बहुत ही सिंपल सी बात है, इसको रटने की जरूरत नहीं है। आरटीजीएस क्या होता है? एक तो इसका फुल फॉर्म पता होना चाहिए। ये रियल टाइम पे सेटलमेंट करा के देता है, इसलिए इसका नाम है आरटीजीएस, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो नेटवर्क पे प्रेजेंट है। ऑनलाइन है मतलब ये एक सिस्टम है जिसमें नेटवर्क बना हुआ है। नेटवर्क बना हुआ है किसका? बैंक्स का। और इसका पर्पस क्या है इस सिस्टम का? ट्रांसफर ऑफ फंड्स। पैसों को एक जगह, एक व्यक्ति के अकाउंट से दूसरे व्यक्ति के अकाउंट में ट्रांसफर करना। आई होप सबको समझ में आ गई बात। पढ़ के दिखा देता हूँ। आरटीजीएस सिस्टम इज अ ऑनलाइन सिस्टम फॉर ट्रांसफरिंग फंड्स in which transfer of money takes place from one bank to another on a real time and on gross basis। तो जब हम नोट्स बनाते हैं तो क्या हम ये पूरी 2 लाइन लिख देंगे? तो फिर मतलब क्या रहा? अगर इसको सेंसिबली पढ़ा है तो मेरे लिए केवल कितनी बात इंपॉर्टेंट है, ये एक ऑनलाइन सिस्टम है और पर्पस है फंड ट्रांसफर। अब ये खुद कनेक्ट होना चाहिए कि फंड ट्रांसफर होगा तो किससे किसके बीच में होगा? एक बैंक से दूसरे बैंक के बीच में, है ना। और अगर इसको नोट्स में लिखना भी है तो मैं एज इट इज लाइन लिखूंगा तो कोई मतलब नहीं है। एसबीआई से एचडीएफसी, यहां पे वैसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है जैसा आपने किसमें पढ़ा था, डीडी में और बैंकर्स चेक में। एक ही बैंक की एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को, एसबीआई की ब्रांच को ही ऑर्डर दे सकती है। यहाँ पे कोई ऑर्डर वॉर्डर थोड़ी देना है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये है मजेदार बात। एसबीआई एचडीएफसी के अकाउंट में, एसबीआई के अकाउंट से एचडीएफसी के अकाउंट में पैसे जा रहे हैं, या कुछ भी ऐसा। तो एग्जांपल में ऐसे शॉर्ट में लिखने समझ में आ जाता है कि हमें लिखना है ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन बैंक टू अनदर बैंक। और किस टाइम पे होगा ये? ऑन इन अ रियल टाइम। रियल टाइम मतलब जैसे मैं अभी तुम्हें बोल रहा हूँ और तुम्हें पता चल रहा है, तो आरटीजीएस ऐसे ही होता है, इधर से पैसे गए उधर पहुंचे, रियल टाइम पे। किसको समझ में नहीं आया? नोट्स की बात भी हो गई। अब तो मुझे बताओ, नेटवर्क किसने बनाया होगा और कौन होगा जो नेटवर्क को ऑपरेट करता होगा और मेंटेन करता होगा? जो इन सब बैंक्स का बॉस है, तभी तो ये सब उसकी सुनेंगे। अगर मैं तुम में से किसी को कहता कि चलो क्लास स्टार्ट कर देना, तुम में से कोई व्यक्ति गूगल मीट पे, तो दिक्कतें आती ना। कोई जुड़ रहा है, कोई नहीं जुड़ रहा है, कोई आ रहा है नहीं आ रहा है, और अगर आ भी रहा है नहीं भी आ रहा है तो आपस में एक दूसरे को फोर्स नहीं कर सकते कुछ। क्लास स्टार्ट मैं करता हूँ, नेटवर्क में कनेक्ट करता हूँ, सब उस पर जुड़ जाते हैं। ऐसा ही बैंक में है। बैंक का इंडिया में सब कुछ डिसाइड करने वाला इंस्टीट्यूशन कौन सा है?
आरबीआई। तो आरटीजीएस जो सिस्टम है ना, आरटीजीएस सिस्टम, इसे मेंटेन करना, मेंटेन का मतलब अब सब कुछ हो गया ना, इसे क्रिएट भी इन्होंने किया है और ऑपरेट करना, मेंटेन और ऑपरेशन किसके हाथ में है? आरबीआई के हाथ में। आई थिंक लॉजिक भी समझ में आ गया तुम्हें। तो एच डी एफ सी एसबीआई को आराम से ट्रांसफर करेगी क्योंकि आरबीआई हैंडल कर रही है दो बैंक्स के बीच में। दोनों बैंक को आरबीआई का ऑर्डर मानना है, एज सिंपल एज दैट। इससे फंड ट्रांसफर, अच्छा, एक जरा मैं वोकेबलरी यूज करता हूं, इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, बुक में नहीं लिखा। इंटर का मतलब क्या है? ये वर्ड मैंने सिखाया तुम्हें और इसको तुम भी यूज कर सकते हो जब जरूरत पड़े। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर, हाँ, दो अलग। और अगर मैं इंट्रा बैंक बोलता तो यस, तो वो जो पे ऑर्डर और वो जो अपना वो था, वहां पे कभी भी इंट्रा वर्ड यूज कर सकते हो, दैट इज टोटली फाइन। और यहाँ पे बोलो इंटर बैंक फंड ट्रांसफर को इफेक्टिवली, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली, ये दो वोकेबलरी भी सिखाई है मैंने तुम्हें। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए या हो जाते हैं क्योंकि आरटीजीएस सिस्टम को आरबीआई हैंडल करता है। इन दोनों वोकेबलरी वर्ड का मतलब भी बता दो जरा मुझे। इफेक्टिवली और एफिशिएंटली का क्या मतलब होता है? फास्ट। वाह, अच्छी कोशिश है, पर मैंने कुछ और सिखाया है। इफेक्टिवली का मतलब होता है कि जिस इंटेंशन या गोल के साथ काम किया जा रहा है वो गोल अचीव हो रहा है, ऑब्जेक्टिव अचीव। अगर हम कोई काम कर, एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं तो वो एक्शन इफेक्टिव तब है जब वो गोल अचीव करके दे। तो हम कहते हैं वो इफेक्टिव है। और एफिशिएंट का मतलब होता है मिनिमम रिसोर्सेज में गोल अचीव हो जाए। समझे कि नहीं समझे? ये मैनेजमेंट के बहुत काम के वर्ड हैं। जब भी किसी सिस्टम को हम डिफाइन करें, यहाँ के लिए नहीं कह रहा, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूं, मैनेजमेंट सिस्टम जो भी, कोई भी सिस्टम को टेस्ट किया जाता है इन दो चीजों पे कि वो सिस्टम इफेक्टिव है कि नहीं, एफिशिएंट है कि नहीं। इफेक्टिव है कि नहीं मतलब वो सिस्टम जो आउटपुट जनरेट करके देता है उसमें जो ऑब्जेक्टिव था वो अचीव होता है कि नहीं। मतलब जैसे कि हम आरटीजीएस से फंड ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आरटीजीएस फंड ट्रांसफर कर पाता है कि नहीं। अगर वो कर पाएगा तो हम कहेंगे आरटीजीएस एक इफेक्टिव सिस्टम है। और जब वो फंड ट्रांसफर करता है तो वो समय कम लेता है और कॉस्ट कम लेता है तो हम कहेंगे एफिशिएंट सिस्टम। कोई भी सिस्टम को टेस्ट इन दो ग्राउंड पे किया जाता है कि वो इफेक्टिव और एफिशिएंट है या नहीं, मतलब वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव करते हैं कि नहीं और मिनिमम रिसोर्स पे करते हैं कि नहीं। बोलो बोलो, बात समझ में आई? आगे भी मैं कभी यूज करने को बोलूंगा तो यूज कर पाओगे कि नहीं? तो आरटीजीएस एफिशिएंट भी है और फास्टर फंड ट्रांसफर करता है। ये इतनी लंबी लाइन जो लिखी है इसका मतलब इफेक्टिवनेस है, क्योंकि इस सिस्टम का पर्पस ही था फास्टर फंड ट्रांसफर, रियल टाइम पे फंड ट्रांसफर। तो वो गोल लिखा हुआ है एंड के बाद, और वो एफिशिएंट होना चाहिए मतलब मिनिमम रिसोर्स पे। तो ये दोनों का, ये सिस्टम आरटीजीएस सिस्टम इफेक्टिव भी होता है, एफिशिएंट भी होता है। इस चीज को इंश्योर कौन करके दे देता है हमको? आरबीआई, क्योंकि आरबीआई इस चीज को ऑपरेट और मेंटेन कर रहा होता है, इसलिए ये सिस्टम इफेक्टिव भी है और एफिशिएंट भी है। ऐसे करके तुम स्टेटमेंट समझ सकते हो या इस कहानी को लिख सकते हो। किसी को कोई समस्या है तो बताओ। आरटीजीएस दो शब्दों से मिलके बन रहा है, इस पे डिस्कस कर लेते हैं। एक है आरटी,
फिर तो तुम इसका फुल फॉर्म कभी भूलोगे ही नहीं, अगर तुम ये सीख गए कि ये क्यों ऐसे दो शब्दों से मिल मिल के बनाया है हमने इसको। और एक है जीएस, जिसमें से आरटी का फुल फॉर्म है रियल टाइम, जो कि फंड ट्रांसफर रियल टाइम पे हो रहा है, फास्टर हो रहा है, ये दिखा रहा है। और जीएस का मतलब है ग्रॉस सेटलमेंट, मतलब रियल टाइम पे ग्रॉस सेटलमेंट हो रहा है। ठीक है, रियल टाइम का मतलब बुक में समझा रखा है, उसको अंडरलाइन करना। रियल टाइम का मतलब समझा रखा है, इट मीन्स द प्रोसेसिंग ऑफ इंस्ट्रक्शन एट एनी टाइम दे आर रिसीव्ड रादर देन सम टाइम लेटर या सम लेटर टाइम। जिस समय मैंने इंस्ट्रक्शन दिया, इंस्ट्रक्शन मतलब इंफॉर्मेशन, उसी समय तुम्हें इंफॉर्मेशन रिसीव हुई है। जिस समय फंड ट्रांसफर करने का इंस्ट्रक्शन दिया गया उसी समय फंड ट्रांसफर हो गया एक बैंक से दूसरे बैंक में। सो मनी रीचेस द बेनिफिशियरी इंस्टेंटली। जिस भी अकाउंट को तुमने पैसे ट्रांसफर किए थे उसके अकाउंट में मनी इंस्टेंटली रीच कर जाए। इनके इंस्टेंटली का मतलब क्या है पता है? 2 घंटे। तुम्हें अजीब लग रहा होगा सर, इंस्टेंट तो हम ये सोच रहे थे यूपीआई जैसा है। नहीं, यूपीआई जितना फास्ट नहीं है, इसलिए तो यूपीआई ज्यादा सक्सेसफुल है। हम बैठ के रोज आरटीजीएस नहीं कर रहे होते, यूपीआई कर रहे होते। यूपीआई इज वेरी फास्ट, उसका तो तोड़ ही नहीं है। तो अभी उसकी लिमिट्स वगैरह भी बढ़ने वाली है, तुम्हें पता है? नई नई न्यूज़ है कि हॉस्पिटल वगैरह जैसी जगह पे 5 लाख तक का पेमेंट यूपीआई से हो जाएगा। क्योंकि तुम्हें पता है यूपीआई की लिमिट होती है डेली की, आपकी जो बैंक की लिमिट है वही यूपीआई की लिमिट है। अगर आप एक दिन में 1 लाख रुपए का ट्रांजेक्शन कर सकते हो तो आप 1 लाख का यूपीआई ट्रांसफर कर सकते हो। पर बैंक के लिए ये सब चीज़ें बढ़ा दी है। वो सिस्टम को उस सिस्टम को हॉस्पिटल जैसी जगह पे थोड़ा और बेटर परफॉर्म करने के लिए, कि हॉस्पिटल वगैरह पेमेंट में यूपीआई पेमेंट 5 लाख तक की लिमिट करती है हर खाते के लिए। तो ये अब गवर्नमेंट उस पर भी आ रही है। तो ये जो आरटीजीएस का रियल टाइम है ये बड़ा स्लो रियल टाइम है, हालांकि वो बोलते यही है ट्रांसफर ऑफ मनी इंस्टेंटली। लेकिन इस इंस्टेंटली का मतलब है विद इन 2 आवर्स। ये थोड़ी आयरनी है, पर ये ये मेथड भी पुरानी हो गई है, कई साल पहले की मेथड है। आरटीजीएस कोई आज की मेथड नहीं है, इसको 15 साल हो गए, 20 साल हो गए। इंडिया में कोर बैंकिंग सिस्टम आया था 2005-6 के आसपास, तब से ये मेथड चल रही है। तो तब 2 घंटे में भी पैसा ट्रांसफर हो जाना इंस्टेंट ही माना जाता था। वो तो आज की दुनिया, आज की इंटरनेट स्पीड ने ये कह दिया कि अभी यहाँ से कटा और अभी गया। वो यूपीआई ज्यादा से ज्यादा अभी अपने कितने 8 साल पुराना होगा, मैक्स 8 भी ज्यादा बोल रहा हूँ, 5-6 साल पुराना होगा। क्या तुम्हें मेरी बात समझ में आ गई? और ये ग्रॉस सेटलमेंट क्या होता है? ये ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब बताता हूँ। दो लोगों का आपस में लेन देन चल रहा है। लेन देन चल रहा है मतलब सपोज मेरा और लक्ष्य का के बीच में कुछ ट्रांजेक्शन हुए हैं। कभी लक्ष्य ने मुझसे कुछ खरीदा है, कभी लक्ष्य से मैंने कुछ खरीदा है। इस तरह का सपोज हम दोनों का हिसाब है। 20,000 रुपए मैं लक्ष्य को ट्रांसफर करना चाहता हूँ, 1 लाख रुपए लक्ष्य से मुझे लेने हैं। मतलब मेरे ऊपर लाइबिलिटी है 20,000 की, लक्ष्य के ऊपर लाइबिलिटी है 1 लाख की। ऑब्वियसली ट्रांसफर तो लक्ष्य करेगा। तो लक्ष्य, दो ऑप्शन है हम दोनों के बीच में। लक्ष्य मुझे 80,000 का ट्रांसफर कर दे और हमारा सब कुछ सेटल हो गया, या फिर लक्ष्य मुझे 1 लाख का पेमेंट करे और मेरा बिल सेटल करे, और मैं 20,000 का पेमेंट करके लक्ष्य का बिल सेटल करूं। क्या तुम्हें ये पूरा सीन समझ में आया जो मैंने क्रिएट किया? तो अगर हम वो अलग अलग वाला सिस्टम चुनते हैं ना, कि 1 लाख मैं लक्ष्य को भेजूंगा, 20,000 लक्ष्य मुझे भेजेगा, उस सिस्टम, उस सेटलमेंट को बोलते हैं ग्रॉस सेटलमेंट। और अगर हम ये कर लें कि यार 1 लाख मुझे लेने हैं और 20,000 मुझे देने हैं, तो मैं लक्ष्य को बोल रहा हूं तू तो एक काम कर, फाइनल पेमेंट कर दे 80,000 रुपए का। इसको बोलते हैं नेट सेटलमेंट। तो नेट बेसिस पे आरटीजीएस काम नहीं करता, ये 1 to 1 चलता है। 1 to 1 मतलब एक समय पे एक ट्रांजेक्शन करता है, एक समय पे एक। ये 1 to 1 का लॉजिक समझा तुम्हें? देखो, बैंक से बैंक में ट्रांसफर हो रहे हैं, आईसीआईसीआई से एचडीएफसी में ट्रांसफर हो रहे हैं,
ICICI, हाँ कितने क्या लिख दिया ये, एक सेकंड, ICICI, हाँ HDFC में ट्रांसफर हो रहा है। अब है ना, ICICI में तो ढेरों खाते हैं, कुछ पैसा ICICI से HDFC जा रहा है, इधर से कुछ पैसा HDFC से ICICI आ रहा है। एक ही टाइम पे कितने सारे लोग ऑनलाइन नेटवर्क पे पैसे भेज रहे होंगे, इधर उधर उधर। तो ये सिस्टम कहता है मैं ग्रॉस बेसिस पे चलूंगा। इसको चलना चाहिए कि नहीं ग्रॉस पे? नहीं तो पता चला ICICI बोले मैं इधर से 2 करोड़ भेज रहा हूँ, वो बोले मैं इधर से 50 लाख भेज रहा हूँ, तो ये नेट पे सेटल कर लेंगे। तो भाई यहाँ ये बैंक आपस में अपने पैसे थोड़ी सेटल कर रहे हैं, ये सब कस्टमर हैं और सब अलग अलग हैं। तो 1 to 1 बेसिस पे, 1 to 1 बेसिस पे सेटलमेंट होना चाहिए। मतलब ICI को पूरे 2 करोड़ ट्रांसफर करने चाहिए और इसको पूरे 50 लाख, ये आपस में नेट ऑफ नहीं कर सकते। ये RBI कहता है इनसे कि जो भी सेटलमेंट कर रहे हो 1 to 1 बेसिस पे करो। अरे कुछ समझ में आया क्या ग्रॉस सेटलमेंट? ये 1 to 1 बेसिस पे सेटलमेंट होना ही चाहिए था, ये बात समझ में आ गई तुम्हें? वो वाले एग्जांपल से तो नहीं लग रहा कि जो मैंने और लक्ष्य ने लिया था वहां नेट सेटलमेंट अच्छा है, क्योंकि वो दो कस्टमर के बीच में चल रहा है। और ये RTGS तो दो बैंक्स के बीच में चल रहा है। तो यहाँ तो मैं लक्ष्य को पे कर रहा हूँ और लक्ष्य मुझे पे कर रहा है, ऐसा नहीं है। मैं आर्यन को पे कर रहा हूँ, लक्ष्य सेजल को अमाउंट पे कर रहा है, या सेजल मुझे अमाउंट पे कर रही है। इस तरह के अकाउंट्स होंगे। किसी का ICICI से FGS HDFC में पैसा जा रहा है, किसी का HDFC से। तो यहाँ तो ग्रॉस सेटलमेंट्स की जरूरत है, नहीं तो ये सब खिचड़ी हो जाएगी। ICICI और HDFC आपस में ये अपने 2 करोड़ और 50 लाख नहीं देख सकते। उन्हें तो हर इंडिविजुअल अकाउंट का पैसा दूसरे अकाउंट में पहुंचाना है जो उनके पास रिक्वेस्ट आई है। इसीलिए RBI ये कहती है कि आप रियल टाइम पे ग्रॉस सेटल करो। ग्रॉस सेटल करने का मतलब है 1 to 1 बेसिस पर सेटल करो, ना कि नेट ऑफ करके सेटल करना। लक्ष्य और मेरे बीच में, हम दो बिजनेसमैन हैं और बिजनेसमैन के बीच में 80,000 वाला ट्रांजेक्शन ठीक है, पर बैंक्स के लिए अपने कस्टमर्स का अकाउंट नेट बेसिस पे सेटल नहीं किया जा सकता कि सबको इकट्ठा करके सबको नेट सेटल मार देंगे हम। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यस और नो? मैंने रीजन समझाने की कोशिश की है, तुम्हें समझ में आ गया हो तो अच्छी बात है, नहीं तो इसको रट लेना, जो तुम कर ही नहीं, करने ही वाले हो, रटने वाले हो ना इसको। हाँ हाँ, sarcasm तो समझना है, जरूरी है भाई, नहीं तो हाँ भी बोल देते। अभी तो बैठे नहीं है दो चार अपने साथ। आगे चलते हैं। द फंड सेटलमेंट टेक प्लेस इन द बुक्स ऑफ RBI। इसकी रिकॉर्डिंग कौन करेगा ट्रांजेक्शन की? RTGS ट्रांजेक्शंस इससे मेंटेन करने वाला, रिकॉर्डेड बाय RBI। ठीक है, एक नया वर्ड आने वाला है, पेमेंट इज फाइनल एंड इररिवोकेबल। इसका क्या मतलब है ये शब्द? हाँ मतलब कि अब मैंने अगर जैसे लक्ष्य के खाते में पैसे ट्रांसफर कर दिया RTGS से 2 लाख रुपए, तो वो 2 लाख रुपए मैंने ट्रांसफर करने के बाद मैं, देखो लक्ष्य मुझे वापस कर देगा, दैट इज अ डिफरेंट केस। मैं खुद उसको कैंसिल नहीं कर सकता अगर उसके खाते में चले गए तो, और मैंने RTGS ओके कर दिया है तो वो 2 घंटे बाद उसके खाते में जाएंगे, बीच में भी नहीं रोक सकता। वो तो हो गया, क्योंकि बैंक के हाथ से बात चली जाती है। इसकी सारी मॉनिटरिंग, रिकॉर्डिंग और ये पूरा सिस्टम किसके हाथ में है? RBI के हाथ में। मैंने ना, सपोज मेरे को पेमेंट करना था आर्यन को, समझना है, आर्यन को पेमेंट करना था, आर्यन को पेमेंट करना था। मेरे कंप्यूटर सिस्टम पे मैंने आर्यन लिख रहा था, और जो मेरे पेई है सबके नाम आते, तो एक आर्यमान करके भी मेरा स्टूडेंट था, नहीं सच में भी था। तो सपोज मेरी लिस्ट में था और वो आर्यमान को पेमेंट, आर्यन की जगह आर्यमान हो गया मेरे से क्लिक, वो हो जाता है ना। और मैंने कर दिया पेमेंट। अब जैसे ही पेमेंट हुआ, मैंने जल्दी से बैंक को फोन लगाया, अरे अरे ये मैंने पेमेंट कर दिया, अब मैं इसको कैसे रोकूं, जल्दी से मेरे पैसे रोको, वो आर्यमान के पास चले जाएंगे।
मुझे तो आर्यन को भेजने हैं। तो बैंक क्या बोलेगा, एक काम करो सर, मेरे को फोन काटो और आर्यमान को लगाओ, उसको बोलो मेरे पैसे भेज दिए हैं, प्लीज तुम मुझे पैसे वापस भेज दे, क्योंकि हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। ये सब रिकॉर्डिंग कौन कर रहा है, आरबीआई। ये सिस्टम पे किसका है, आरबीआई का। बैंक बोलेगा मैं कुछ नहीं कर सकता। हेलो हेलो हेलो, क्योंकि मामला रियल टाइम पे चल रहा है ना, वो तो हो गया। किस किस को समझ में आई बात। अगला पॉइंट तो बहुत ही सिंपल है, देखो एक पे जो मेहनत कर रहे हो ना, एनईएफटी पे सारी मेहनत बचने वाली है। जैसे मैंने, तुमने अगर लेक्चर देखे होंगे तो मैंने पूरी मेहनत किस पे की थी, एक सिस्टम पे, डीडी पे। डीडी पे मेहनत करने के बाद बैंकर्स चेक में क्या बचा था, वैसे ही समझ रहे हो। आरटीजीएस पे जितनी अच्छे से मेहनत कर लेंगे ना, उतना ईजी लगेगा एनईएफटी, और फटाफट हो जाएगा। आगे देखो, मैक्स इस एनईएफटी पे इन सब बातों पे ही बात होनी शुरू होगी, जहां से अब मैं आ रहा हूँ। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट जो आरटीजीएस से ट्रांसफर किया जा सकता है, तो नोट्स में केवल कितना लिखना चाहिए, जितने काम की बात है बाकी सब पढ़ लो बस। आरटीजीएस सिस्टम इज प्राइमरीली मेंट फॉर लार्ज वैल्यू ट्रांजेक्शन। यहाँ पे केवल एक वर्ड लिख लो, लार्ज वैल्यू के लिए है। और उन्होंने क्या कहा है, मिनिमम कितना दे दो, मिनिमम अमाउंट तय है, मिनिमम लिमिट कितने की है, ₹2 लाख। मैक्सिमम नहीं है, मैक्सिमम लिमिट नॉट एप्लीकेबल। मतलब कितना भी कर लो, 2 लाख के ऊपर, करोड़ों में कर लो आरटीजीएस, 100 ऑफ करोड़ में कर लो। आई होप मेरी बात समझ में आ गई। आरटीजीएस 2 लाख से शुरू होता है, 2 लाख से छोटा अमाउंट है तो तुम आरटीजीएस वाला सिस्टम बोलो यूज कर सकते हो या नहीं, नहीं, बिल्कुल। 2 लाख से छोटे अमाउंट ट्रांसफर के लिए आरटीजीएस का सिस्टम यूज नहीं किया जा सकता। इसे सीख लोगे तो अच्छा ही लगेगा तुम्हें। आगे चलते हैं, एसेंशियल इंफॉर्मेशन नीडेड बाय रेमिटिंग कस्टमर। अब है ना, ये बकवास सा टॉपिक होता है। तो मुझे बताओ, कोई भी फॉर्म भरते हो तुम, इमेजिन करके देखो, तुम्हें कोई आरटीजीएस करना होगा तो बैंक तुमसे क्या पूछ रहा होगा, कितना पैसा भेजोगे, अरे पूछेगा ना, किसको भेजोगे, बिल्कुल। अब इसको रट के क्या करें, अमाउंट, नेम ऑफ पर्सन जिसको आप ट्रांसफर कर रहे हो, इसको पता है बेनिफिशियरी बोलते हैं। बेनिफिशियरी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसको इस पैसे का बेनिफिट मिलने वाला है, जिसको ट्रांसफर हो रहा है ना, उसको बोलते हैं बेनिफिशियरी। बेनिफिशियरी का नाम पूछ लेंगे, और क्या पूछ लेगा तुमसे, तुम्हारा खुद का खाता नंबर पूछ लेगा, और क्या पूछ लेगा, कौन सी ब्रांच में बेनिफिशियरी का अकाउंट है, उस ब्रांच का नाम, उस बैंक का नाम। अरे हाँ या ना। तो बैंक की डिटेल, कस्टमर की डिटेल, अमाउंट की डिटेल, और कुछ है क्या, आईएफएससी कोड समझते हो क्या, सुना ये नाम, आईएफएससी। एक्चुअली ये सी ही कोड है। कभी पैसे ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं पड़ी ना तुम्हें। किसी का बैंक में खाता है खुद का, अभी तक बैंक अकाउंट ओपन है किसी का, नहीं। आईएफएससी कोड क्या होता है, चलो मैं बता देता हूँ। जैसे तुम्हारी आइडेंटिफिकेशन आधार कार्ड है ना, बोलो हाँ। हाँ, वैसे ही बैंक की ब्रांच की आइडेंटिफिकेशन होती है आईएफएससी कोड। तो जब भी कोई खाता खुलाओगे कभी भी, तो तुम्हें जो पासबुक मिलेगी या तुम्हें चेकबुक मिलेगी, सब पे आईएफएससी कोड लिखा होगा। कौन से, वो डिजिटल आइडेंटिफिकेशन हो गई तुम्हारी ब्रांच की, जिसमें तुम्हारा खाता है। नंबर है उसका, यूनिक। किसी को दिक्कत है तो बताओ जल्दी से। आईएफएससी समझ में आया, तो रटना मत ज्यादा। आई, हाँ हाँ, तुम जितने कोड सोच सकते हो सब, रोल नंबर से सोच सकते हो, रोल नंबर से सोच सकते हो, वो सब कोड ही तो है। रोल नंबर भी एक कोड है जो तुम्हारी पहचान बताता है। एग्जाम देने जाओगे तो तुम्हारी पहचान कौन बताएगा, तुम्हारा कोड। तो पैसे जब ट्रांसफर होंगे तो उस ब्रांच में जा रहे हैं, वो कैसे तय होंगे, कोड चाहिए ना उसका।
रिसीविंग ब्रांच का कोड, उसका आइडेंटिफिकेशन कोड है। आई होप बात समझ में आ गई। इसको आईएफएस बोलते हैं। आईएफएस मतलब इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड। ये सब इशू कौन करता है? आरबीआई इशू करती है हर बैंक की ब्रांच के लिए। जैसे रोल नंबर कौन इशू करता है? स्कूल वाले इशू करते हैं। बोर्ड एग्जाम देते हैं तो बोर्ड वाले इशू करते हैं। तो ये सब है आरबीआई के कंट्रोल में। इनके कोड कौन इशू करता है? आरबीआई इशू करता है। आगे चल, टाइम इन्वॉल्व इन ट्रांसफर ऑफ फंड। अभी हमने ऊपर पढ़ा एज सुन एज पॉसिबल, विद इन 2 आवर्स। विद इन 2 का मतलब होता है 1 मिनट से लेकर 2 घंटे के अंदर अंदर। 1 मिनट बाद पैसे ट्रांसफर हो सकते हैं, 10 मिनट बाद हो सकते हैं, आधे घंटे बाद हो सकते हैं, 1 घंटे बाद हो सकते हैं, 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस द बेनिफिशियरी ब्रांच, बेनिफिशियरी मतलब जिसको पैसा ट्रांसफर हो रहा है, आर एक्सपेक्टेड टू रिसीव द फंड। तो बेनिफिशियरी ब्रांच को कितनी देर में फंड रिसीव हो जाएंगे? ऑन रियल टाइम एज सुन एज फंड आर ट्रांसफर्ड बाय द रेमिटेड। तो एक्सपेक्टेशन तो यह है कि एज सुन एज ट्रांसफर किया जाए उसे रिसीव हो जाएगा। द बेनिफिशियरी बैंक हैज टू क्रेडिट द बेनिफिशियरी अकाउंट विद इन 2 आवर। तो पर मैक्सिमम लिमिट उन्होंने लगा दी है 2 घंटे। अरे कितना घुमा के लिखा, समझ में आया? हेलो, कितना घुमा के लिखा है ये समझ में आया तुम्हें? एक्सपेक्टेड तो क्या है? इमीडिएटली, जैसे ही ट्रांसफर किया है वैसे ही फंड ट्रांसफर हो जाएंगे। तो एक्सपेक्टेड तो है इमीडिएटली, पर रियलिस्टिक क्या है? विद इन 2 आवर्स। वो 10 मिनट में भी हो सकता है और पूरे 2 घंटे भी लग सकते हैं, वाली बात है। तो ये है टाइम लिमिट या टाइम इन्वॉल्व ऑफ फंड फॉर फंड ट्रांसफर। अगला देखते हैं। मेरा एक पॉइंट ज़्यादा तो चल रहा है, चलो चल रहा है तो चल रहा है। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट, जब भी हम कहीं से कहीं तक फंड ट्रांसफर करते हैं तो उसकी कुछ तो हमको एविडेंस आना चाहिए ना। मतलब कि हाँ, मैंने मेरे खाते से पैसे गए हैं और उस अकाउंट में ही मैंने पैसे भेजे हैं। कल को उस अकाउंट में पैसे नहीं जाएं तो अपने पास कोई प्रूफ होना चाहिए ना दिखाने के लिए कि नहीं नहीं मैंने तो पैसे भेजे थे, देखो मेरे पास एक रिसिट है। तो एक्नॉलेजमेंट रिसिट एक्नॉलेज करती है कि पैसे आपने भेजे हैं और पैसे किसको भेजे हैं, उसमें डिटेल आती है। ये एक्नॉलेजमेंट रिसिट कौन इशू करेगा? जिसका सिस्टम है, वही रिकॉर्ड करता है। ये अभी हमने ऊपर पढ़ा। A remitting message, a remitting bank receive a message from RBI that money has been credited to the receiving bank. आरबीआई इस एक्नॉलेजमेंट रिसिट को इशू करता है, हमें भी मिलती है उसकी एक कॉपी, बैंक्स को भी जाती है कि इस बैंक से पैसे आ रहे हैं रिसीविंग बैंक को, और रिसीविंग बैंक को इंफॉर्मेशन जाती है कि इस बैंक से पैसे आए। हमें आ जाता है कि भाई ये इस बैंक से इस बैंक में पैसे गए हैं। तो ये जो पेपर वर्क या डॉक्यूमेंटेशन जैसा समझ लो, और ये फिजिकल नहीं होता, ये सब ऑनलाइन हो जाता है, उसी समय मैसेज आ जाते हैं, ईमेल आ जाता है, वगैरह वगैरह। क्या पैसा ट्रांसफर बैंक फ्री में करके देगी? लगता है तुम्हें ऐसा? पैसा लेने का पैसा नहीं है। जैसे पहले था ना फोन में, अभी भी है, अब तो वो एक्चुअली ऐसे रिचार्ज आ गए कि हमें पता नहीं चलता। तो कॉल आने का चार्ज नहीं लगता, लेकिन कॉल करने का चार्ज लगता है, राइट? अरे बोलो ना। हाँ, ऐसे ही इसमें पैसे भेजने वाले को चार्ज लगता है, जो रिसीवर होता है पैसे का उसे चार्ज नहीं लगता। अरे यार, मनी का एक सेंडर है, एक रिसीवर है। पैसे जा रहे हैं, रिसीवर को हम बेनिफिशियरी बोलते हैं। इसके ऊपर चार्ज लगेगा, इसके ऊपर चार्ज नहीं लगेगा। ऐसे हो जाते हैं नोट्स। तो इतना स्टेटमेंट लिखना और उसको देखना और समझना, केवल इतना देखने से 1 सेकंड में समझ में आता है सर्विस चार्ज कौन पे करेगा, कौन नहीं करेगा। 2 पार्टी शामिल थी, किसके ऊपर लगेगा और किसके ऊपर नहीं लगेगा। पॉइंट ओवर।
तो एक बार फटाफट 2 मिनट में खत्म होता है। देखो, आरटीजीएस का फुल फॉर्म सीख गए क्या? बोलते जाना है अब तुम दोनों को। ठीक है, मैं यहीं पूछ लेता हूँ नीचे जाए बिना। रियल टाइम का क्या मतलब है? रियल टाइम का क्या मतलब है? इंस्टेंट, इमीडिएट ना। यहाँ मनी ट्रांसफर हो रही है तो इंस्टेंट बेसिस पे हो रही है, इमीडिएट बेसिस पे हो रही है। और ग्रॉस सेटलमेंट का क्या मतलब है? ग्रॉस सेटलमेंट का मतलब है 1 to 1 बेसिस पे हो रही है, नेट ऑफ करके नहीं होगी। एक बैंक से दूसरे बैंक में पैसे जा रहे हैं तो नेट बेसिस पे नहीं जाएंगे, 1 to 1 जाएंगे, ताकि उसके जो भी अकाउंट होल्डर्स हैं उससे दूसरे बैंक के अकाउंट होल्डर में सीधा सीधा पैसे जाए। बैंक आपस में टोटल बेसिस पे नेट ऑफ नहीं करेंगी। ये एक ऑनलाइन सिस्टम है जो नेटवर्क बेस है। इसका पर्पस है फंड ट्रांसफर करना एक बैंक से दूसरे बैंक को। आरटीजीएस सिस्टम मेंटेन और ऑपरेट कौन करता है? आरबीआई। इंटर बैंक फंड ट्रांसफर ताकि इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो पाए, इसीलिए ये काम आरबीआई ने खुद अपने हाथ में ले रखा है। जैसे कि तुम्हारे क्लासेस का लेक्चर स्टार्ट करना मैंने ले रखा है, वैसे आरबीआई ने ले रखा है कि जो काम है वो इफेक्टिवली और एफिशिएंटली हो जाए। आरटीजीएस जिसमें रियल टाइम का मतलब है मनी इंस्टेंटली ट्रांसफर होगी, जीएस का मतलब है 1 to 1 बेसिस पे होगी विदाउट नेटिंग। बैंक आपस में टोटल बेसिस पे नेट नहीं कर सकते। आरटीजीएस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कौन करता है? आरबीआई। इसीलिए वो जो आखिर में हमने अभी पढ़ा कि आरबीआई ही एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भेजता है सेंटर बैंक को, रिसीवर बैंक को, कस्टमर को। कस्टमर को अलग से भेजने की जरूरत है क्योंकि सेंटर बैंक को भेजता है, मतलब वो कस्टमर के पास ही जाती है। पेमेंट इज फाइनल एंड इरिवोकेबल। ये पेमेंट को आप खुद से रिवोक नहीं कर सकते, जो भेजने वाला है वो इसे कैंसिल नहीं कर सकता, राइट? उसने एक बार भेज दिया तो। मिनिमम एंड मैक्सिमम अमाउंट, तो मिनिमम अमाउंट इसके 2 लाख रुपए है, मैक्सिमम कुछ भी नहीं है। इंफॉर्मेशन, अमाउंट, नेम, बेनिफिश कितना अमाउंट जा रहा है वो इंफॉर्मेशन। नेम चाहिए बेनिफिशियरी कस्टमर का, बेनिफिशियरी बैंक का, दोनों का नाम चाहिए, आईएफएससी कोड चाहिए। टाइम लिमिट एक्सपेक्टेड तो ये है कि इंस्टेंट हो जाएगा, मैक्सिमम 2 आवर्स के अंदर, विद इन 2 आवर्स के अंदर। एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट आरबीआई इशू करता है सेंटर बैंक को और रिसीवर बैंक को। सर्विस चार्जेस सेंडर के ऊपर लगते हैं, रिसीवर के ऊपर नहीं लगते। 2 मिनट भी नहीं लगे, खत्म। इसको अगर तुमने ऐसे 1-2 बार पढ़ लिया दिमाग में सेट हो जाएगा। समझाने में समय लगता है, बट अगर चीज़ें समझ आ जाती है कि लॉजिक क्या था क्या नहीं था, तो फिर वो दिमाग में रह जाती है। अगला जो हेडिंग है इसका भाई, वो अभी ख़त्म कर रहे हैं बस। उसके बाद का अगर कोई टॉपिक होगा तो मैं रिकॉर्ड करके भेजूंगा कल। इस चैप्टर को ख़त्म कर दूंगा मैं। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, आगे देखो। NEFT शॉर्ट में बोलो तो नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इसके नाम से समझ नहीं आ रहा, फंड ट्रांसफर के लिए बना है। और वो जो फंड है वो इलेक्ट्रॉनिकली तय हो रहा है, ट्रैवल हो रहा है। इलेक्ट्रॉनिकली ट्रैवल पैसा तभी हो सकता है जब वो ओवर इंटरनेट होगा। और ये नेशनल वर्ड बता रहा है कि आपकी रेंज है इंडिया, जहां पे विद इन इंडिया इंटरनेट की हेल्प से फंड ट्रांसफर कर दो, बन गया एनईएफटी। क्या नाम याद रखने में दिक्कत है? एन से क्या है? नेशनल, ई से क्या है? इलेक्ट्रॉनिक, और एफटी से तो फंड ट्रांसफर। रिस्पॉन्स करो। हम्म, यहाँ पे फंड ट्रांसफर होता है, इंटर बैंक ही होता है, मतलब बिटवीन द बैंक्स, लेकिन नेट बेसिस पे होता है। तो हो सकता है तुम ये रट्टा मार लो, ये पहला वाला एनईएफटी का एन नेट है, नहीं, वो फुल फॉर्म में नेशनल है, पर उसका बिहेवियर नेट जैसा है। अरे ट्रिक भी दे दी मैंने ध्यान रखने की। तो समझे कि नहीं समझे? नाम तो नेशनल है,
पर बिहेवियर कैसा है उसका, नेट सेटलमेंट होता है यहाँ पे। इसका क्या लॉजिक है, लॉजिक अभी समझाता हूँ, पर पहले तो नाम और, तो अब देखो बहुत सारी चीजें मेरे को नहीं समझानी पड़ रही, खुद ही समझ में आ रही है, मेरे बस लिखा फंड ट्रांसफर, इंटरबैंक, नेट सेटलमेंट। तो एक टॉपिक पे मेहनत कर लिया तो दूसरा भी होता है फटाफट। पढ़ देता हूँ। एनईएफटी सिस्टम इज अ ऑनलाइन सिस्टम, ठीक है, वो तो आरटीजीएस भी था। फॉर ट्रांसफरिंग ऑफ फंड, वो भी इसीलिए था। इन विच ट्रांसफर ऑफ मनी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन बैंक टू अनदर, उसमें भी यही था, वो भी ऑनलाइन सिस्टम था, वो भी फंड ट्रांसफर कर रहा था, वो भी एक बैंक से दूसरे बैंक को भेज रहा था। अंतर क्या है, हमें आरटीजीएस की बदले इस पे क्यों आना पड़ रहा है, अभी समझ में आएगा। यहाँ पे अंतर हो गया क्या, यहाँ नेट बेसिस पे पैसा भेजा जाता है। बोलो जी बोलो, क्लियर कर पाया मैं इस चीज को? ठीक है, आगे देखते हैं। नेट सेटलमेंट का मतलब क्या है यहाँ पे, उनका कहना है एनईएफटी फंक्शंस ऑन नेट सेटलमेंट बेसिस एंड इज डिफरेंट फ्रॉम आरटीजीएस विच फंक्शंस ऑन ग्रॉस सेटलमेंट बेसिस। वाह जी वाह, क्या समझाया ऑथर ने, तुम्हें समझ में आई ये बात? ऑथर क्या समझा रहा है, समझ पा रहे हो? वो कह रहा है या वो नेट, पहले हेडिंग लिखता है नेट सेटलमेंट बेसिस, तो अपन यही सोचेंगे ना ये नेट सेटलमेंट सिखाएगा, वो नेट सेटलमेंट नहीं सिखाता, वो ये बोल रहा है आरटीजीएस ग्रॉस बेसिस पे चलता है और नेट सेटलमेंट बेसिस आरटीजीएस नहीं है। अरे कुछ समझ रहे हो वो क्या समझा रहा है, वो नेट सेटलमेंट नहीं समझा रहा, वो ये बता रहा है कि ये ग्रॉस सेटलमेंट से अलग होता है। और मैंने तुम्हें पिछली बार ही नेट सेटलमेंट के बारे में बताया था, मैं यहाँ पे बताता हूँ कि यहाँ पे नेट सेटलमेंट सिस्टम क्यों लग रहा है। फुल इंफॉर्मेशन टू बी फर्निश्ड, कंप्लीट डिटेल, रिसीवर्स नेम, बैंक अकाउंट नंबर, अकाउंट टाइप, बैंक नेम, सिटी, branch name, etc. has to be furnished to the bank at the time of requesting of such transfer so that the amount reaches the beneficiary account correctly and faster. इन्होंने बहुत अच्छे से समझाया नहीं, कुछ भी, मैं सोच रहा था कि चलो कुछ बताएंगे तो फिर मैं उससे बाहर नहीं बताऊं तुम्हें, और देख लेता हूँ कि कहीं एनईएफटी के बारे में इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत बता रखा हो। मिनिमम मैक्सिमम अमाउंट, नो वैल्यू लिमिट, मतलब कोई 2 लाख का मिनिमम नहीं है इसमें, मैक्सिमम भी नहीं है कुछ भी। टाइम इन्वॉल्व, फंड ट्रांसफर नॉर्मली टेक प्लेस ऑन द सेम डे, यहाँ पे 2 घंटे के अंदर अंदर पैसे नहीं जाएंगे, सेम डे या नेक्स्ट वर्किंग डे डिपेंडिंग अपॉन द टाइम रिक्वेस्टिंग, तो इमीडिएट फंड ट्रांसफर नहीं है इसमें। रियल टाइम वर्ड इसीलिए इसके साथ यूज नहीं किया गया, यहाँ पे केवल इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर हो रहा है, पैसे इलेक्ट्रॉनिकली जा रहे हैं, चेक, डीडी और ये सब सिस्टम्स का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। टाइम इन्वॉल्व इन फंड ट्रांसफर हो गया। सर्विस चार्जेस, बैंक इसमें चार्जेस लेती है, बिल्कुल लेती है। कवरेज ऑल इंडिया, उसका नाम ही था नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, तो सारी बैंक्स में आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, अब देखो कहानी को, भाई पैसा तो कस्टमर के खाते से ही जाएगा और कस्टमर के खाते में ही जाएगा, लेकिन बैंक के लेवल पे वो कस्टमर्स के लेवल पे भी, जैसे कस्टमर 1 से 2 के बीच में 2 ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एक 1-2 हो रहा है और 1-2 में एक कस्टमर 1 जो है 2 को 2 लाख दे रहा है, और एक और ट्रांजेक्शन हो रहा है इन दोनों के बीच में, और कस्टमर 2 कस्टमर 1 को, जैसे मैंने लक्ष्य और मेरा एग्जांपल लिया था, 20,000 देना है, तो यहाँ पे इतना समय अवेलेबल है। देखो याद करो, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस मतलब कि उसको तो इमीडिएटली पैसा ट्रांसफर होना था, यहां सोचने का, समझने का, हर चीज का टाइम मिलेगा, इसे सेम वर्किंग डे पे होना है। तो ये बैंक 2 ट्रांजेक्शन करने की बजाय एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर सकती है, इसी को बोला जाएगा
नेट सेटलमेंट। अरे मैंने बहुत सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश की है चीजें, रियलिटी में ऐसी की ऐसी होंगी ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन बस मैंने तुम्हें समझाने के लिए, अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने के लिए समझा दिया कि दो कस्टमर है, एक व्यक्ति इधर पैसे भेज रहा है, वो पैसे रिसीव भी कर रहा है, तो नेट बेसिस पे सेटल हो सकता है 180 के, 1,80,000। अरे हाँ या ना? ऐसा क्यों कर पाते हैं बैंक? क्योंकि उनको समय मिलता है देखने का, कस्टमर को, दूसरे ही कस्टमर से पैसा आ भी रहा है जा भी रहा है ना। तो कोई ऐसा कंपल्शन नहीं है कि नेट ही करना पड़ेगा। वो एक सपोज कस्टमर वन ने पैसे भेजे टू को और टू से कुछ आ ही नहीं रहा है, तो नेट क्या है? नेट कुछ भी नहीं, 2 लाख ही होता फिर। अगर 20,000 नहीं आ रहा होता तो नेट क्या होता? 2 लाख ही होता। तो इसको बहुत रिजिड फॉर्म में मत पढ़ना, बस वो ये समझा रही है आरटीजीएस जैसा नहीं है। आरटीजीएस में क्या होता, अगर ये दोनों कस्टमर आरटीजीएस आरटीजीएस खेल रहे होते ना, तो 2 लाख जाते और फिर 20,000 आते, अलग अलग दो ट्रांजेक्शन होते, क्योंकि वहां टाइम लिमिट ही नहीं था बैंक के पास ये ऑब्जर्व करने का कि कस्टमर 1 और 2 के बीच में एक ही दिन में बहुत सारी बार पैसे आए भी हैं और गए भी हैं। हर बार के लिए आरटीजीएस होता रहता। अरे मैं कुछ क्लियर कर पाया हूँ? उसने तो खिचड़ी बना दी थी ऊपर। पर तुम्हें कुछ समझ में आई बात? ऐसा क्यों हो पा रहा है, वो रीजन भी समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ टाइम मिल रहा उनको। ठीक है, बाकी तो मजाक ही था। मैंने जितना पढ़ा उसमें बताओ जरा, कौन से काम की और बहुत कठिन बात लगी तुम्हें? इंफॉर्मेशन फर्निश्ड, क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी तुम बता दो। अकाउंट नंबर देना पड़ेगा, अमाउंट देना पड़ेगा, बैंक का नाम देना पड़ेगा, ब्रांच का नाम देना पड़ेगा, सिटी का नाम देना पड़ेगा, हो गया। सर ये सब चीजें होती कैसे हैं? ये सब चीजें दो तरीके से होती है आजकल। एक है बैंक की ब्रांच में जाओ, वहां एक चश्मा लगा के छोटे बाबू या बड़े बाबू बैठे होंगे, उन उनको जाके बोलो आरटीजीएस करना है या एनईएफटी करना है, वो एक स्लिप दे देंगे। उस स्लिप पे ये सब लिखा होगा कि ये भर के दे दो स्लिप, तो उस स्लिप पे यही लिखा होगा फिलअप करने के लिए। दूसरा तरीका अब तुम समझते हो, पोर्टल हो गए, हर बैंक का वेबसाइट है, ऐप है, एप्लीकेशन है, तो उस वेबसाइट या एप्लीकेशन पे जाओ बैंक की, और कंप्यूटर से एनईएफटी या आरटीजीएस कर लो। उसमें भी एक फॉर्म ओपन होगा और यही इंफॉर्मेशन पूछी जाएगी। आई होप आई एम क्लियर। इनको एक ही बार याद कर लो, आरटीजीएस और इसके लिए एक जैसी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बोलो, कोई डाउट? मिनिमम मैक्सिमम नॉट एप्लीकेबल। किसी भी फंड को ट्रांसफर कर सकते हो, 10 रुपए भी। आरटीजीएस में मिनिमम कितने चाहिए? 2 लाख। मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। बोलो बोलो। टाइम रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर फंड्स, सेम और नेक्स्ट वर्किंग डे। क्योंकि यहाँ पे रियल टाइम पे पैसा ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा कोई क्लेम है क्या नाम में? बताना जरा। अब भी अब भी पैसे जाएंगे, ऐसा कुछ है क्या? इलेक्ट्रॉनिकली पैसे जाएंगे, बस इतना लिखा है ना। चेक नहीं देना, डीडी नहीं देना, इलेक्ट्रॉनिकली बस इंफॉर्मेशन दे दो, तुम्हारे पैसे उनके खाते में चले जाएंगे जिस बैंक में भेजना चाह रहे हो। और सेम बैंक भी होना जरूरी नहीं है, किसी भी बैंक, एक बैंक से दूसरी बैंक में। बोलो बोलो बोलो। सर्विस चार्ज बड़ा मजेदार है इसका सर्विस चार्ज। जो बैंक के बड़े बड़े कस्टमर होते हैं ना, डेली के ढेरों ट्रांजेक्शन करते हैं, उनके लिए बैंक अलग सर्विस चार्ज चलाता है, और जो छोटे मोटे कस्टमर होते हैं उनके लिए अलग चलाता है। तो डिपेंड्स ऑन बैंकर एंड कस्टमर रिलेशन। रिलेशन अच्छे होने का मतलब यही होता है, जो बड़े कस्टमर है उनके रिलेशन अच्छे होते हैं, जो छोटे कस्टमर है उनके रिलेशन अच्छे नहीं होते। ऐसा नहीं कि तुम वहां रोज जाके नमस्ते करते हो तो तुम्हारा रिलेशन अच्छा हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? हाँ,
फीस तो लगती है पर वो डिपेंड होती है बैंकर और कस्टमर के रिलेशन पे। एंड लास्ट थिंग, ऑल इंडिया कवरेज। ये तो इसका नाम में छुपा हुआ है, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, ऑल इंडिया कवरेज। बोलो जी बोलो। इसको पढ़ने में कितनी देर लगी अपने को, और पिछला वाला पढ़ने के लिए अपने को समय लगा था। बैंक ओडी और कैश क्रेडिट में मैं अभी खत्म कर देता हूँ, तो ये पूरा टॉपिक ओवर हो जाएगा। ये बैंकिंग मुझे दिख रहा है अप्रोक्स 15 पेजेस का है। उसके बाद ये चैप्टर कितने पेजेस का है? बोलो। 10-11 पेजेस है, और कितने टॉपिक है उसमें? केवल एक ही टॉपिक होगा शायद। अच्छा। हाँ, सब मिला जुला के कितने पेजेस का दिख रहा? चलो ठीक है, तो आप ये, और इसका पेपर पहले किसका आ रहा है? इसमें बिजनेस का पेपर तुम दोनों में से कितनी तारीख को है? हाँ, ये चैप्टर में अपन मैक्सिमम कितना ग्राउंड कवर कर सकते हैं, कल है अपने पास। ठीक है, तो आज और कल पढ़ो इसको बढ़िया तबीयत से। बाकी सब भी रिवाइज कर लो, इस चैप्टर के अकेले भरोसे मत रहना। कितना पूछेगा वो, बैंकिंग तो कवर कर ही देंगे अपन। और भी टॉपिक की एक आध कोशिश करते हैं। मैं जरा, तुम मेरे को बाकी के फोटो भी भेज देना, मेरे पास है नहीं। राइट, देखो, बैंक ओडी और कैश क्रेडिट दोनों ही तरीके काफी सिमिलर है, इसीलिए मैं डिफरेंस के फॉर्म में ही पढ़ा रहा हूँ। सिमिलर होने का मतलब है फील ऐसे ही होते हैं कि एक जैसी बात है। ओवरड्राफ्ट कई बार बता चुका मैं तुम्हें, ये एक फैसिलिटी है जो कस्टमर अपने, जो सॉरी जो बैंकर अपने कस्टमर को देता है। और ज्यादातर कौन से कस्टमर को देता है? हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, कौन कौन से अकाउंट खुलवाते हैं, सेविंग करंट। तुम्हें ऑप्शन दे रहा हूं, कौन से वाले अकाउंट में आएगा ये? हाँ, करंट अकाउंट के कस्टमर्स को देता है। करंट अकाउंट वाले टॉपिक वापस पढ़ोगे तो दिखेगा ये कि बैंक ओडी फैसिलिटी लिखी थी मैंने, मेरे नोट्स में भी लिखी है। तो ये फैसिलिटी करंट अकाउंट के कस्टमर्स को ऑफर की जाती है। क्या है इस फैसिलिटी में, क्या है, क्या सुविधा है? सुविधा है, नाम जैसा है ना वैसी सुविधा है, ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब समझते हो? ओवर का मतलब होता है, जैसे तुम्हारे खाते में 1 लाख रुपए, तो तुम्हें क्या लगता है कितने पैसे निकाल सकते हो बैंक से? बताओ, ड्रॉल कितने रुपए का हो सकता है, कितने पैसे विड्रॉ हो सकते हैं? 1 लाख रुपए है तुम्हारे खाते में, तुम दो। हाँ, तो ये सर्विस ये कहती है कि 1 लाख है तुम्हारे खाते में, वो तो ठीक है, जो है नहीं है तुम्हारे खाते के पूरे, उससे लेना देना नहीं है। मैं आपको ओवरड्रॉ की फैसिलिटी दे रही हूँ, इसका मतलब है आपके खाते में पैसे ना होने के बावजूद आप एक लिमिट तक पैसा निकाल सकते हो। वो अप टू एग्रीड लिमिट, वो लिमिट दोनों के बीच में तय होगी। ऐसा कुछ फिक्स लिमिट नहीं है, किसी के लिए 5 लाख हो सकती है, उस डिपेंड करता है कस्टमर कितनी क्रेडिबिलिटी। किसी के लिए 10 करोड़ हो सकती है। ठीक है, तो उस लिमिट तक आप ओवरड्रॉ कर सकते हो। ये फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को मिलती है। ये दो चीजें इसमें समझानी होंगी जब भी तुम्हें ओवरड्राफ्ट अकाउंट समझाना है।
किसी को कोई डाउट है क्या? इस फैसिलिटी को बैंकर चाहे तो किसी और कस्टमर को भी दे सकता है जिसकी अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस है। अच्छी फाइनेंशियल स्टेटस मतलब समझते हो? बिजनेस की भाषा में बताता हूँ, तुम्हें ये याद भी रहेगा फिर। सपोज मैं हूँ एक पर्सन, मैं गया बैंक, और मैं बैंक वाले से जाके बोला, यार मुझे ओडी अकाउंट खुलवा दो यार, मुझे क्या है कि मैं टीचर हूँ तो सैलरी आती नहीं है, बच्चे फीस जब देते हैं तब देते हैं, समझना है, मैं जेन्युइन केस जरा समझा रहा हूँ तुम्हें। बच्चे फीस देते हैं तब देते हैं, तो मेरा मंथली एक्सपेंडिचर का कोई मतलब इनकम का और एक्सपेंडिचर का कुछ ट्यूनिंग नहीं बनता है। ज्यादातर इंडिविजुअल बिजनेसमैन को इस तरह की समस्या आती है। तो मुझे पैसों की जरूरत पड़ती है, तो मैं फीस का इंतजार करूँ, फी पैसे आएंगे, आज नहीं कल आएंगे, और आएंगे तो मैं ब्याज सहित किसी को लौटा भी सकता हूँ, तो मैं किससे मांगने जाऊँ? तो बैंक वालों से मैंने सोचा कि चलो बैंक वाले से रिक्वेस्ट करो, तो मेरा एक ओडी अकाउंट खोल दो, 5 लाख की लिमिट खोल दो, मुझे जब भी पैसों की जरूरत होगी मैं अपने ड्रॉ करके काम चलाता रहूंगा घर का, जब फीस आएगी मैं तुम्हें पैसे जमा कर दूंगा। तुम्हें समझ में आया मेरी नीड है इस चीज की? अरे पहले समझ पाओगे तो याद रहेगी कहानी। हाँ या ना? हाँ। अब मैं गया तो बैंक वाला बोलता है तुम्हारा करंट अकाउंट है क्या? मैंने कहा नहीं। बोले फिर बैंक ओडी कैसे खोल सकता हूँ मैं? तो मैं कहूँ यार सर कोई और तरीका है? तो बोले अच्छे जिसके रिलेशन होते हैं बैंक के साथ उनका हम अकाउंट खोल देते हैं, ओडी भी बिना करंट अकाउंट के। मैंने कहा सर अच्छे रिलेशन का मतलब क्या, मैं मिठाई विठाई लेके आऊँ आपके लिए, क्या करूँ मैं? बोले नहीं 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 नहीं, आप हमारे यहाँ एक एफडी खोल दो बड़े अमाउंट की। समझ रहे हो? ऐसे होते हैं बैंक के साथ अच्छे रिलेशन। वो कहते हैं आप हमारे यहाँ का खोल दो, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट कर दो, कोई बड़ी अमाउंट की एफडी खोल दो, तो वो एफडी को देख देख के हम तुमको ओडी दे देंगे, क्योंकि कल को अगर कोई दिक्कत भी होगी तो हमको कोई टेंशन है ही नहीं ना, पैसे तो रखे हैं तुम्हारी एफडी के। अरे कुछ समझ पाए कि नहीं समझ पाए बॉस? हाँ, तो ये गुड फाइनेंशियल स्टेटस यही होता है कि बैंक में तुम्हारा काफी पैसा पड़ा है तो तुमको भी खोल देंगे, भले बिना करंट अकाउंट के खोल देंगे। अदरवाइज जनरली ये फैसिलिटी केवल किसको दी जाती है? करंट अकाउंट वालों को दी जाती है। अब ये वन लाइन में खत्म हो गया। तो ओवरड्राफ्ट एक तरह का क्या कह सकते हैं हम, टेम्पररी लोन है। टेम्पररी लोन मतलब मेरी मर्जी है मैं उस लोन को रखूं या नहीं रखूं। आज मैंने 2 लाख रुपए का ओडी अकाउंट से अमाउंट निकाला, 3 दिन बाद मेरे पास पैसे आए, मैं 3 दिन बाद बंद कर दूंगा, मतलब वो 3 दिन बाद पैसे जमा कर दूंगा, तो मुझे केवल 3 दिन का ब्याज लगेगा, महीने भर का नहीं। और 5 लाख पे ब्याज नहीं लगेगा, जितने में विड्रॉ करूंगा उतने पे ही लगेगा। पहले दिन मैंने 10,000 विड्रॉ करे, 5 दिन तक फिर कोई और विड्रॉ नहीं किया, तो 5 दिन तक वो 10,000 पे ब्याज लग रहा है। 5 दिन बाद फिर मैंने 50,000 और विड्रॉ कर लिए, तो 5वें दिन से 60,000 पे ब्याज चालू होगा। तो पहले दिन से 60,000 पे नहीं है, पहले दिन से 5 लाख पे नहीं है, जितना विड्रॉ करता हूँ उतने पे ब्याज आता है, और जितने दिन तक विड्रॉ रखता हूँ उतना ही ब्याज आता है। तो ओडी फैसिलिटी बिजनेसमैन के लिए तो बहुत बहुत अच्छी है, क्योंकि अदरवाइज जब वो लोन लेने जाते हैं या कहीं से उधार लेने जाते हैं तो वो कंपल्शन डाल देते हैं ब्याज देने वाले, सॉरी ब्याज पे पैसे देने वाले, कि भाई आपको 1 महीने का ब्याज तो देना ही पड़ेगा, या जो आप अमाउंट ले जा रहे हो 1 महीने तक मेरे को लौटाने मत आना। क्या तुम ये दो बात समझ पाए? जब भी कोई किसी को उधार देता है तो वो दो बातें तय करता है, 1 महीने का ब्याज तो मैं कम से कम लूंगा, और 1 महीने तक मेरे को पैसे लौटाने मत आना। सर उसको अपने पैसे को मना क्यों कर रहा है? बोल रहा है हाँ लौटा जाना, पर 1 महीने का फिर ब्याज लूंगा। बोलो जी बोलो। ओडी फैसिलिटी में बिजनेसमैन खुश होता है, 5 दिन बाद पैसे आए, 5 ही दिन का ब्याज लगा, पैसे वापस। बोलो बोलो बोलो। बोलोगे नहीं तो मैं थक गए तुम, है ना? थक गए ना? हाँ, तो ये खत्म कर रहा हूँ मैं।
कैश क्रेडिट रेफर्स टू अ लोन गिवन टू बोरोवर अगेंस्ट इज करंट असेट। ये एक लोन है जिसको मैं कह सकता हूं सिक्योर्ड लोन है, और इस शब्द को समझना सीख लो, बहुत काम का है। और सिक्योर्ड लोन उसको बोलते हैं जिसके अगेंस्ट सिक्योरिटी दी गई हो, और सिक्योरिटी में दी जाती है असेट। और कौन सी एसेट? फाइनेंशियल असेट। असेट बहुत तरह की होती है, उसमें से मैं कह रहा हूँ फाइनेंशियल असेट। असेट में तो लैंड एंड बिल्डिंग भी आती है, वो सब देके कैश क्रेडिट नहीं मिलता। यहाँ केवल फाइनेंशियल असेट जाती है, शेयर्स, बॉन्ड्स एटसेट्रा, स्टॉक एटसेट्रा, म्यूचुअल फंड वगैरह जैसी चीजें जो मार्केट में खरीदी बेची जाती है, शेयर मार्केट में, उस तरह की चीजें जिनसे कभी भी कैश निकाला जा सकता है, उस तरह की चीजें। तो लैंड एंड बिल्डिंग और इस तरह की एसेट्स नहीं, फाइनेंशियल नेचर की एसेट्स की सिक्योरिटी रख के अगर लोन लोगे तो क्या कहलाएगा? कैश क्रेडिट। सिमिलर इसलिए लगता है क्योंकि यहां भी लोन ले रहे हो, और ये एक सिक्योर्ड लोन है। और बैंक ओडी भी सिक्योर्ड तरीके से लिया जा सकता है, जो तरीका मैंने तुम्हें बताया था कि कस्टमर के साथ गुड रिलेशन बनाया, एफडी बनाई और वो लोन ले लिया। बात समझ में आई? यहां पे भी एक लिमिट सैंक्शन हो जाएगी। पैसे मत लो अभी, केवल क्या कर लो, लिमिट सैंक्शन करा लो। और पैसे तब निकालो जब जरूरत है, और उतने ही समय के लिए निकालो जितने समय की जरूरत है। borrower can withdraw within limit। तो कितना मिलता जुलता है ये देखो। बैंक ओडी में भी लिमिट सैंक्शन होती है, बैंक ओडी भी बोरोवर उस लिमिट तक जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकता है। कैश क्रेडिट में भी लिमिट सैंक्शन होती है, ये इसमें भी बोरोवर जितना चाहे उतना विड्रॉ कर सकता है। जितना विड्रॉ करोगे उतने पे ही इंटरेस्ट लगेगा, और जितने दिन के लिए विड्रॉ करोगे। तो इंटरेस्ट का भी तरीका वही है, इंटरेस्ट imposed similar to ओडी, ओवरड्राफ्ट, वो भी सिमिलर है। अंतर केवल कितना है पता है? ये फैसिलिटी करंट अकाउंट वालों को दी जाती है, या जिनका कंपनी के साथ गुड रिलेशन है उनको दी जाती है, और इस फैसिलिटी का नाम रख दिया जाता है ओडी। ये फैसिलिटी कोई करंट अकाउंट वारंट अकाउंट से लेना देना नहीं है, जो हमें सिक्योरिटी देगा उसको हम सीसी देंगे। बाकी बिहेवियर सेम है, लिमिट सैंक्शन कराओ, उस लिमिट तक विड्रॉ करो, जितने दिन तक विड्रॉ करके रखोगे, जमा करने वापस नहीं आओगे, उतने दिन का ब्याज दो, अपना पैसा लौटाओ, ब्याज बंद उस दिन से। बोलो जी बोलो, क्या मैं ये समझा पाया ठीक से? समझ में आई ये बात? बहुत कठिन लग रहा हो तो बता दो। आर्यन, ठीक है। तो ये बैंक ओवरड्राफ्ट, कैश क्रेडिट भी खत्म हो गया। एनईएफटी, आरटीजीएस मेरे हिसाब से वो भी सिंपल ही लगा होगा, ये कठिन लगा? इसके नोट, हाँ इसके नोट पढ़ो, बस 2 बार पढ़ोगे ना इनको, ये ज़्यादा समय अभी नोट्स बनाने में मत लगाना। ये जो मैंने बना रखे हैं इनके स्क्रीनशॉट ले लो, और इनको बस 2-4 बार पढ़ लो। अगर रफ में स्क्रिबल करना है तो कर लो। ये तुम्हारा खत्म हो गया, ठीक है। बाकी अपना टॉपिक्स पे ध्यान दो। इस चैप्टर पे मैक्सिमम जितना हो सकता है कल भी मैं 2-4 लेक्चर कवर करके और ग्राउंड कवर करता हूँ। पहला टारगेट है अपना बैंकिंग से रिलेटेड सारी कहानी खत्म कर दो, ठीक है। उसके बाद जितना हो पाता है उतना और करेंगे, ठीक। ठीक है, मैं डेफिनेटली तुम्हें ये फाइल सेंड कर दूंगा। अब हाँ, 1 सेकंड में भेज देता हूँ मैं। मेरे पास ये बैंकिंग सर्विस ये यहाँ से, इसके पहले के तो नोट्स तुमने बनाए होंगे, तो उसको ढूंढना पड़ेगा, नहीं तो मुझे वो भी मैं ढूंढ के भेजूंगा, नहीं तो फिर। ठीक है, हाँ मैं भेज
हाँ ठीक है, सही है, फाइल भेज देता हूँ, तो उससे काम चला लो। ये बस है ना, ये मज़े केवल अभी हैं, ये टेस्ट एग्ज़ाम तक, उसके बाद ये बनाने हैं